अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, अफ़गान सरहद पर कशीदगी। अफ़गानिस्तान ने दावा किया है कि उन्हें सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दाइश के मराकज़ को निशाना बनाया और जुमेरात की रात किला अब्दुल्ला और चावी के अजला में मुतअद्दिद मकामात के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला औरकज़ई में दाइश खुरासान के ठिकानों पर हमला किया। ये अफ़गानिस्तान का दावा है, जिसको पाकिस्तान की वजारत इत्तलात ने इसकी तरदीद की और कहा है कि अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान में हमले का ये प्रोपेगेंडा इसलिए कर रही है ताकि अपनी जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं और जो झूठ है उससे नज़र हटाई जा सके। और इसके अलावा वजारत इत्तलात ने कहा है कि तालिबान हुकूमत का एक कम दर्जे का ड्रोन शिंको खैबर के करीब पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, जिसको पाक फ़ज़ाइया के दफ़ाई निज़ाम ने नाकारा बना दी। उसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे। इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान बहुत ताउन जारी है और 16 जून को इंडियन वजारत ख़ारजा ने ऐलान किया कि काबुल को 5 टन ज़रूरी अद्वियात फ़राहम किए हैं और वो जहाज़ में लाते हुए उसकी तस्वीर भी जारी की गई, जिसपे लोगों ने कमेंट से किए हैं कि क्या इंडिया अफ़गानिस्तान में दवाइयाँ भिजवा रहा है या दवाइयों के पर्दे में ड्रोन भिजवाए जा रहे हैं, जो 2 दिन बाद पाकिस्तान पे हमला किया और उसका दावा किया गया। इसके ऊपर देखना पड़ेगा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अभी एक तरफ अमन पाकिस्तान ने करवाया और साथ अफ़गानिस्तान की तरफ से अब पाकिस्तान पर इस तरह के कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी, हुकूमत और PTI फासले कम। हमें ज्वाइन करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर के। उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे शाहिद अहमद खटक, जो मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनसे पूछेंगे कि जो बजट उन्होंने पेश किया है और जो हुकूमत से उनकी बातचीत हो रही है उसके पीछे क्या वजूहात हैं। और हमारा आज का हॉट इशू होगा इसराइली हट दरमी, अमन के लिए ख़तरा। और अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात कैसे होंगे, ईरान मिडिल ईस्ट ताल्लुकात कैसे होंगे, इस पर बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों की तनज़ुली। शुरू करते हैं तारिक फजल चौधरी साहब आपसे। कि आपकी एक तो पेट्रोल की कीमतें कम आपकी हुकूमत ने की हैं और काफ़ी कम की हैं, लेकिन लोग कहते हैं अभी मज़ीद कम होनी चाहिए। दूसरा ये कि मिसाक़े जमहूरियत, मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान हो रहा आपका PTI के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साहब सबसे पहले आपने जो पेट्रोल की कीमतों की बात की है, तो मैं कौम को डबल मुबारकबाद दूंगा। एक तो पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई, इस पर मुबारकबाद। ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पे आता है। दूसरी मुबारकबाद जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक इज़्ज़त दी, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान की कौम की इज़्ज़त है। जो पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, उनके लिए बड़े फ़ख्र का मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात जो आपने मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात की, देखिए आज असम्बली में बजट सेशन चल रहा है जिसमें बजट पे डिबेट्स हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और शहबाज शरीफ साहब ने आज इसी हवाले से जो मैंने बात की कि पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार था उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जिक्र किया कि उनका बड़ा कुलीदी किरदार रहा इसमें, और वो जहाँ तक बताया जा सकता है वो सारी उन्होंने मालूमात आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे शेयर की। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक और बात की। उन्होंने हर मौजू में अपोजिशन को मुखातिब करके कहा कि आप भी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, पाकिस्तान के इस्तेहकाम में अपना हिस्सा डालें, तो मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और उसके जवाबन जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, इसकी तरक्की के लिए हम आपके साथ हैं। तो ये बड़े अच्छे आज वहाँ पर मनाजिर थे और बड़ी अच्छा वहाँ पर ये माहौल देखने में आया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2 दफ़ा उठ के लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पे गए और वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन और दीगर भी जो उनके असद कैसर साहब थे, बैरिस्टर गौर साहब थे, इकट्ठा करके उन्होंने मकालमे की बात की, डायलॉग की बात की। और ये कोई बात पहली दफ़ा नहीं कर रहे प्राइम मिनिस्टर, से पहले भी ये दावत दे चुके हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो हमारी अपोजिशन के मेम्बरान से बात हुई वो इस वक्त संजीदा है गुफ्तगू के हवाले से, मुलाकात के हवाले से। और मैं चूँकि एक तो वजारत के हवाले से भी मेरी ज़िम्मेदारी है और फिर मैं गवर्नमेंट चीफ विप भी हूँ, तो तमाम जमातों से रब्ते ये मेरी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। और हमारे लीड करते हैं इस तरह के पब्लिक और पॉलिटिकल अफेयर्स को राना सनाउल्लाह साहब। तो हमारी आज कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात होगी। कुछ मीटिंग्स आपने कहा हुई हैं, कितनी हुई हैं? कुछ 2, 1, 3?
2 मीटिंग्स दो मीटिंग हुई है, उसमें आप और राना सनाउल्लाह थे हुकूमत की तरफ से, और अपोजिशन की तरफ से कौन कौन? मेरा ख्याल है अभी वक्त से पहले मैं उनकी तफसीलात में ना ही जाऊं तो अच्छा है कि कौन लीडर थे, चूंकि उसकी वजह बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है। टॉपिक्स हैं नहीं उसकी नहीं वो ऐसे उसमें आप लोग बड़ी तेजी से सीख रहे हैं सीक्रेसी की बात नहीं है। आलमी सफारतकारी जिस तरह खुफिया तरीके से की जाती है, आप लोकल सफारतकारी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना ये ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने से ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा 47 साल बाद वो आए थे, ये उससे मुश्किल है, ये ज़्यादा मुश्किल है। तो आप जो सफारतकारी हम कर रहे हैं उस पर ज़्यादा जो है आपको एक देखे ना, मैं जो कहा कि दुश्मनी वाली बात है, यहाँ भी दुश्मनी वाली बात है। नहीं दुश्मनी वाली बात नहीं है, हमने कभी ये नहीं कहा। दुश्मनी होती तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कभी उनके चेयर पे जाके उनसे मुखातिब ना होते। वो इधर नहीं आए थे, हम उधर गए हैं, गवर्नमेंट गई है अपोजिशन के पास। और वो नाम मैंने इसलिए कहा कि अभी मुनासिब नहीं है उन्हें बताना, कोई सीक्रेट नहीं है ये ऑफिशियल। लेकिन ये अफसार साहब बड़े ही अफसोस की बात है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है उसे लीड कौन कर रहा है? इनके सोशल मीडिया जो ट्रोलिंग ब्रिगेड है, ये उनके डर से मुज़ाकरात से घबराते हैं, ये उनके डर से पीटीआई वाले प्राइम मिनिस्टर से मिलने से घबराते हैं। टीवी स्क्रीन पे नजर आया, असद कैसर से बात हो रही है, जुनैद अकबर से हो रही है, महमूद खाना चकजई से हो रही है, ये तीनों हजरात आपके ख्याल में ट्रोल ब्रिगेड से डरते हैं? ये तीनों नहीं, हाँ ये सारे डरते हैं। नहीं, ये भी इंक्लूडेड, ये भी डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं, और इसलिए ये बातचीत नहीं करना चाहते, वरना कर लेते। ये बिल्कुल ठीक बात है, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। ये उनकी बाकी वजूहत में से एक बहुत बड़ी रीज़न है कि ये बहुत घबराते हैं। जो आज ये आप सोशल मीडिया को यकीनन मेरे से ज़्यादा फॉलो करते हैं और हैं, जो ये तस्वीर आज सोशल मीडिया पे आई हैं, आप ज़रा वो जो ट्रोलिंग ब्रिगेड की मैं बात कर रहा हूँ उनके कमेंट्स पढ़ें, ये उनसे डरते हैं। तो फिर अगर ये हालात हैं तो इसलिए आप नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे उन अपोजिशन के लोगों के जिनके साथ आपकी मीटिंग हुई है? बिल्कुल यही बात है, और इनमें सीनियर 3 लोग हैं इनके, इन 3 में से बिल्कुल ये भी थे और इनके अलावा भी थे। अब बस महमूद अचकज़ई, असद कैसर, जुनैद अकबर मीटिंग में थे। महमूद अचकज़ई साहब नहीं थे, बाकी लोग थे, बाकी थे जी, ठीक। असद कैसर और जुनैद अकबर। अच्छा चले, आपने नाम नहीं बताने, ये बता दें कि एजेंडा क्या है 1 2 3? देखिए एजेंडा ये है जी कि जो जिस पाकिस्तान की तरक्की इस्तेहकाम की हम बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, उसका रास्ता हमारा मानना ये है कि असेंबली से निकलेगा। ठीक, यहाँ से इस फ्लोर से वो बड़ा खूबसूरत शेर प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हैं, मुझे उसका आखिरी मिसरा याद है कि वतन की मिट्टी मुझे एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि रास्ता यहीं से निकलेगा। आज उन्होंने हज़ारों साल नरगिस वाला भी पढ़ा है। नहीं वो खूबसूरत शेर पढ़ते हैं माशाल्लाह, खूबसूरत है, मौके महल की मुनासिबत से पढ़ते हैं। ये उनकी अपनी जो आप ये कहें कि खिताबत का अंदाज़ है, उसका ये तो इम्तियाज़ है कि वो शेर उन्हें बड़े याद भी होते हैं। मैंने देखे ना, अब एक मिसरा पढ़ा है, पूरा शेर मुझे नहीं याद रहा। तो रास्ता यहीं से निकलना है, पार्लियामेंट से, ठीक है। और उसके लिए हमको मुतहारिब पार्टियां नहीं है ना, आपस में कोई दुश्मनी है, जैसे आपने सवाल पूछा मुझसे। आपने कहा यहाँ बैठेंगे, ईरान अमेरिका का बैठना आसान था, इनका मुश्किल है। मैंने कहा कि टफ नेगोशिएटर्स हैं, टफ नेगोशिएटर्स, मोर टफ देन ईरान एंड अमेरिका। अच्छा, उनके डाला कराने आसान थे, इसलिए अब हमारी कोशिश है, दरखास्त है कि अब मुज़ाकरात की मेज़ ही वो रास्ता है कि जिससे आपकी गिले शिकवे भी दूर होंगे, फासले कम होंगे। जी, इस दफ़ा मुझे उनके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आई। नहीं, जब आपने कहा, हमने कहा कि यही रास्ता है, ये उस पर माने कि हाँ यही रास्ता है? बिल्कुल माने हैं, और इसीलिए आगे मीटिंग में बैठे। इसी दफ़ा मीटिंग में आगे बैठे तो जब ये बात तय होगी कि यही रास्ता है, तो वो रास्ते में क्या क्या चीज़ें चाहिए उनको? देखिए, अब हमने जो पहले भी इन्हें दावत दी थी, मैं और राना सनाउल्लाह खान जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के चैम्बर भी गए थे आज से कोई 2-2.5 माह पहले, और उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी थी और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की बाज़ाब्ता दावत दी थी। अब उनका एतराज़ ये है कि जी हम प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं जाएंगे। हमने कहा आप स्पीकर चैम्बर आ जाएं, न्यूट्रल जगह है। अब हो सकता है कोई तीसरी जगह मुकर्रर हो। अच्छा जी, अब कोई तीसरी जगह मुकर्रर हो सकती है। इससे ज़्यादा न्यूट्रल क्या हो सकता है स्पीकर? अब उनका अपना एक स्टैंस है, हम एक कदम और पीछे आ गए। हमने कहा जी तीसरी जगह आप सजेस्ट कर दें, पार्लियामेंट हाउस में कोई भी इंडिपेंडेंट न्यूट्रल जगह आप सजेस्ट करें, वहाँ बैठ के बात कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर तशरीफ ले आएंगे। उन्होंने एग्री किया, मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक वो अब इसमें इत्तेफाक कर चुके हैं, वो बताएंगे। बाकी ज़ाहिर है अपनी वो पार्लिमानी पार्टी से पूछेंगे, लेकिन उन्होंने इत्तेफाक कर लिया। ठीक है, उस पर क्या उनका सबसे टॉप पे क्या है मुतालबा या शर्त? देखिए, वो मुतालबात जितनी उन्होंने तकारीर की हैं अभी बजट में, वो मुतालबात उनकी मर्ज़ी है, वो जो भी सामने रख सकते हैं। इमरान खान के हवाले से उनकी जो मुलाकात है वो उनका टॉप प्रायोरिटी एजेंडा है, वो उनका एक राइट है। और बाकी हमने उनसे किया हुआ है
जाहिर है उनकी तो सियासी फिर जमात है। आप क्यों नहीं करवा रहे हैं उनकी मुलाकात, अगर राइट है तो? मैंने ये कहा कि इस मुलाकात के एजेंडे में जो बात भी वो रखना चाहें ये उनका राइट है। नहीं, मुलाकात करना राइट नहीं है इमरान खान से। नहीं, अब आप मौजू शिफ्ट करके शिफ्ट नहीं कर, आपने पहले यही कहा था, अब आपने थोड़ा सा देखिए आपने मुझसे सवाल किया था कि एजेंडे पे क्या रखेंगे, तो मैंने कहा कि ये सबसे पहले होगा उनका। ये मैं एज ए सियासी वर्कर के तौर पे अंदाजे से बात कर रहा हूँ, उनकी तकरीर को देख के बात कर रहा हूँ जो उन्होंने करवाएं। तो मैंने कहा ये आप करवाएंगे, आपने कहा उनका हक है, तो मैंने कहा उनका हक है तो करवाते क्यों? देखिए इस तरह हो ये बात नहीं, खैर वो थोड़ा सा अल्फाज आप इधर उधर वो हो गए। राइट उनका है, मुलाकात भी उनका राइट है, प्राइम मिनिस्टर से इसके एजेंडे पे रखना भी उनका राइट है। इसके अलावा भी जो भी मुतालबात उनके हैं वो जरूर रखें। हमने जो मुलाकात का मुतालबा रखा, हमसे वो उन्होंने नहीं रखा। अभी तो हमारी जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, ये तो बड़ी आपने नहीं हमसे वो देखिए हमारी नेगोशिएशन से उन्हें प्राइम मिनिस्टर के साथ मुज़ाकरात की मेज पे बिठाना हमारा इतना काम है फिलहाल। अच्छा, नहीं उसके लिए ये राना सीपीएम होंगे ना, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वो चाहते होंगे कि आप करें। देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यही है कि न्यूट्रल जगह होगी, कौमी असेंबली के अंदर होगी, उनकी चॉइस पे होगी, प्राइम मिनिस्टर वहां तशरीफ लाएंगे, और उसके बाद डिबेट ओपन होगी, जो बात वो करना चाहेंगे दे आर मोस्ट वेलकम। तो यहाँ तक आपने माना उनके 5 चीजों पे। आगे और एजेंडा क्या होगा? असल में एजेंडा है जो मीटिंग है, जो मुतालबात हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ होंगे। वो प्राइम मिनिस्टर के साथ होंगे डेफिनेटली। देखें प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हमारी तरफ से वो एक डिसाइसिव अथॉरिटी हैं, जो बात पीएम से करें आप बता दें उनकी मुतालबात की लिस्ट तभी आएगी। आप क्या क्या ऑफर कर सकते हैं उनको? एक तो सबको पता है इमरान खान साहब से मुलाकात, दूसरा उनकी रिहाई, तीसरा उनका इलाज शिफा में हो या घर उनको शिफ्ट किया जाए। इसमें से क्या क्या चीज़ें आप? ये तीनों चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर है ओवरऑल एक ही सब्जेक्ट है, और इसके हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अदालतों के अंदर वो मौजूद है इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। जब मुलाकात इमरान खान से साहब से इनकी मुतवातर होती रही, फैमिली से भी, वकला से भी, पॉलिटिकल लीडरशिप से भी, उसको इन्होंने एक पीटीआई का हेडक्वार्टर जेल को बना लिया, और वहाँ से सियासी बयानात और वो भी आग लगाने वाले बयानात वो जारी होने शुरू हो गए। तो हमने इनसे कहा कि फिर आप जेल मैनुअल के मुताबिक चलें, क्योंकि कोई भी कैदी से सियासी मुलाकात आप नहीं कर सकते। वो कर्टसी में चल रही थी। अब जो है उनसे मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक होंगी, अदालती अहकामात की रोशनी में होंगी, जो आज की सूरत हाल है। प्राइम मिनिस्टर से वो बात करेंगे, जो भी आगे फैसला होता है वो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है, वो तो बात की बात है। लेकिन उसके साथ आखिरी बात ये कि जो उनकी इलाज मुआवजे के हवाले से था, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से आप ये कहें कि कोई भी कमी नहीं रखी गई। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियत दी गई। मुकदमात उनकी अदालतों में, फैसला अदालतों ने करना है। वो अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल पिंडी गए हैं, वहाँ किससे मुलाकात हुई उनकी अहम ओहदेदार से? देखिए मैं इस बारे में कोई मालूमात नहीं रखता, और अंदाजों की बात अंदाजों से मैं गुफ्तगू करना नहीं चाहता। बताना नहीं चाहते? मालूमात नहीं है मुझे। अच्छा, वरना बता देते आप। अगर मालूमात होती तो फिर ये सवाल होता कि बताऊं या ना बताऊं। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब हमसे बात करने का। और अब हमें ज्वाइन किया शाहिद अहमद खटक साहब ने, जो मेंबर कौमी असम्बली हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले बजट पे बात कर लें। आपकी हुकूमत ने बजट पेश किया है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें उन्होंने कहा कि जी कोई ग्रांट वफाकी हुकूमत को हम नहीं पेश नहीं करेंगे जब तक कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होती। तो अगर अगले 2-3-4 महीने में मुलाकात नहीं होती तो और ग्रांट आप पेश नहीं करते तो फिर कैसे चलेगा सूबा? अखराजात कैसे पूरे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बात की क्लियरिटी आनी चाहिए सबके जहनों में कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है वो इमरान खान साहब के नाम की है। ठीक है, इमरान खान साहब के नाम के ऊपर, उनकी विजन के ऊपर, उनके नज़रिए के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। तो अगर आप इतने बड़े बड़े डिसीजन वहाँ की सूबाई हुकूमत से आप लेंगे तो इमरान खान साहब की मशावरत के बगैर तो ये फैसला नामुमकिन है। अभी अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी या कायम अली शाह, मुराद अली शाह वो सिंध में कोई फैसला लेगी तो क्या वो बिलावल या आसिफ जरदारी की इजाज़त के बगैर ले सकते हैं? क्या मरियम नवाज़ जो कि चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, क्या वो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की इजाज़त के बगैर कोई फैसला लेगी? और इस वक्त एक ही इलेक्टेड हुकूमत है, बाकी तो फॉर्म 47 के जरिए मुसलत शुदा है। तो जब तक इमरान खान में फ़र्क आएगा कि नहीं? हुकूमत चलाने में मुश्किलात तो होंगी ना? देखिए हुकूमत क्यों मुश्किलात होगी जब हमारी वहाँ पे तादाद पूरी है, तो मुश्किलात की बजट पास करवा लेंगे। इख्तिलाफात की बातें आ रही हैं, इख्तिलाफात पॉलिटिकल जमातों में होते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वफाकी बजट पास हो जाएगा आसानी से? अच्छा, वफाकी बजट भी पास नहीं होगा? देखिए आगे ना। अच्छा, क्या हो सकता है? पीपल्स पार्टी ने तो कह दिया साथ है, अभी तक उसने तकरीर की है, उन्होंने तकरीर की है, हिमायत नहीं की।
तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हिमायत नहीं करेगी बजट में? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन अंदरूनी खाना जो है वफाकी बजट बाजार जो आपको बड़ा आसान लग रहा है, इतना आसान तो नहीं है। आपको अंदरूनी खाना की बातें कैसे पता चली? क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी में कोई राब्ते हैं? नहीं, कोई राब्ता नहीं हमारे उनके साथ, लेकिन आप जैसे दोस्त भाई मीडिया में हैं वो बताते रहते हैं जिनका रास्ता होता है। बड़ी खुफिया बातें आपको पता चल, हमें तो ये भी पता चला है कि आपके हुकूमत के साथ भी कोई ना कोई बातचीत होती रहती है। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर अमूर कश्मीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन वफ़द से बातचीत हुई है, असद कैसर और जुनैद अकबर उसमें थे, और मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात हुई है। तो वो बातें बेसलेस हैं। देखिए, आपने जो पहला सवाल पूछा कि इमरान खान साहब से अगर मुलाकात नहीं होती, तो मुझे एक रीज़न दे दे कि उनसे मुलाकात क्यों नहीं होगी। मुझे तो नहीं, हुकूमत ने आपको वैसे ना होगी ना, मेरे तो पास वो भी एक वैलिड रीज़न बता दें कि इसलिए नहीं होगी। क्या आपने नहीं देखा जब नवाज शरीफ जेल में था, क्या सब नहीं जाते थे उनसे मुलाकात के लिए? हुकूमत जो कहती है वो ये कहती है कि ट्वीट आते हैं मुलाकात के बाद जिसमें बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल की जाती है, इसलिए मुलाकात नहीं होती। अच्छा, तो मैं हुकूमत का मौक़िफ़ है। आज मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ट्वीट करता हूँ जो ये लोग कहते थे, जो इनकी तकरीरें हैं, ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में, स्पीकर अयाज सादिक की, मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की, इन सब की भी मैं आपको वो तकरीरें ट्वीट कर दूँ, तो फिर इनको क्यों मुसरत किया गया फॉर्म 47 के जरिए मुल्क के ऊपर? और रही बात आज की, तो मैं थोड़ा लेट आया कौमी असम्बली, बाद में मुझे पता चला जब वहाँ पे मैंने मेंबर से पूछा, तो जो मीटिंग थी, जो असद कैसर साहब या जितने मेंबरान वहाँ पे गए, तो वो फाटा और फाटा के ऊपर जो टैक्स लगा रहे थे, या जो तंबाकू का इशू है खैबर पख्तूनख्वा सवाबी का, तो उस हवाले से उनकी मुलाकात थी। मैं मौजूद नहीं था और अभी मेरे पास कोई ज़्यादा तफसीलात नहीं है कि वहाँ पे क्या बात हुई कि जो मैं आपको दे सकूँ। तो आपके ख्याल में कोई मुफाहमत वाली बात नहीं है? अब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है ना, लेकिन इसका मतलब हो सकती है फिर तो वो तो जब जो मेंबर से देखिए, जब मेरी उनसे मुलाकात होगी तो उनसे पता चलेगा। आप रूल आउट नहीं कर रहे? नहीं, मैं देखिए वो जो मिले हैं उनको ही पता होगा, उनको पता होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आप रूल आउट नहीं कर रहे, चलें ठीक है। इसमें ये बताएं कि आपने कहा कि 3 माह का बजट पेश होगा खैबर पख्तूनख्वा का। जब आपने बजट पेश कर ही दिया है तो 3 माह का क्यों, मुलाकात के बगैर 6 साल पूरे का क्यों नहीं? नहीं, पूरा बजट पेश हुआ है। पूरा होगा? हाँ, पूरा 3 माह का नहीं है? नहीं, पूरा ये जो खबर आई है पहले, ये इस पे नहीं होगा? इस पे गौर था, राजा ने जो कहा था उस पे गौर था। सीएम साहब ने कानूनी मशावरत ली है वकला के साथ, तो देखिए हमारे खिलाफ तो उनको बहाना चाहिए होता है। ठीक, तो फिर वकला ने ये तजवीज़ किया होगा कि आप वो करें, पूरा साल का करें। जो 2 कंसर्न्स थे, देखिए बजट में इमरान खान साहब कि क्या कंसर्न थे लास्ट टाइम, यही कि सरप्लस बजट ना दे, आप अपने सूबे के अवाम के ऊपर पैसा लगाए। ठीक। नंबर 2, इमरान खान साहब से अगर मुशावरत होती तो उन्होंने क्या मशवरा देना था? यही कि जी सेहत के लिए पैसे ज़्यादा डालें, तालीम के लिए डालें, सियाहत के लिए डालें, फॉरेस्टेशन के लिए डालें, ताकि फॉरेस्ट जो बिलियन ट्री सोनामी जो प्रोजेक्ट है इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान में इसकी बुनियाद डाली, इन्हीं चीज़ों के ऊपर खान साहब अक्सर वो करते। देखिए इमरान खान साहब तो विजनरी लीडर है, वो गली नालियों से तो आपको पता है कि वो पॉलिटिक्स वो करते नहीं है। क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि जी आप सेहत कार्ड जो हैं उसके ऊपर वो डिस्कशन करते, और जो MTI हमारे सिस्टम है हॉस्पिटल्स के, उसमें वो सजेशन देते। देखिए इमरान खान साहब ने जो मौजूदा रजीम है, जो मुसल्लत शुदा रजीम है, कोविड में इनसे बेहतर मुल्क चलाया, मईशत इनसे बेहतर चलाई, हर वो सेक्टर जो इन्होंने तबाह किया, जो हमारी रेमिटेंसेस थी वो आप इनके फिगर उठा के देख लें, हमारे उठा के देख लें, जो सेक्टर आप देखेंगे। जितनी आपने तफसील से बातें की हैं, इसका मतलब है कि इमरान खान का जहन क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो तमाम पार्टी को पता है और वो बजट में इनकॉर्पोरेट कर लिया। फिर मीटिंग क्यों ज़रूरी है खान साहब से? देखिए लीडर है हमारा वो। अच्छा, सिर्फ मतलब उनसे गाइडलाइन नहीं कोई लेनी, लेकिन लीडर से मिलना ज़रूरी है। इमरान खान साहब विजनरी लीडर है। देखिए दुनिया के साथ आपने चलना होता है। इमरान खान साहब वो चीज़ें बजट में ऐड कराते कि शायद वो हमारे जहन में भी ना हो, हमारे पास आइडिया ही ना हो। ओके, इस वजह नया आइडिया के लिए पुराने तो हमारे चल रहे हैं जो हमें इमरान खान साहब ने सिखाया है। ये फैसल वाडा ने कहा कि बजट पेश करेगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, तो इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। क्या इसलिए बजट पेश किया गया? देखिए हमारे अपने फैसले, फैसल वाडा जो है वो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि जमात में रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो उनकी जान से मीटिंग भी हुई है उनकी।
नहीं, वो तो टीवी प्रोग्राम का उन्होंने कहा कि टीवी प्रोग्राम से जब नीचे अभी मेरे से अगर कोई गेस्ट होता तो हम बाहर ठीक है, निकलते। लेकिन उसमें अगर उन्होंने कहा है कि बजट पेश कर दें, मुलाकात हो जाएगी, तो ये तो ऐसा उनको हुआ है? पता होगा। ये सवाल नहीं, तो आप उनसे बजट करें। कैसे लिए पेश किया गया? नहीं देखिए, बजट जो है, बजट खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए पेश किया गया। ठीक है। देखिए, वो राइट है हमारे ऊपर, उन्होंने हमें तीसरी दफा मौका दिया है। ठीक। तो हमारी जो नहीं, ख्वाहिश थी, बिल्कुल सही है। हमारा जो ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब की उसमें राय हो, उनकी रिकमेंडेशंस हो बजट के ऊपर, या जो कोई नया आइडिया हो, जो भी हो। इमरान खान साहब एक बड़े लीडर हैं, वो बेहतरीन आइडिया दे। इनसे ये जो मौजूदा मुसल्लतशुदा रजीम है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मैशत का आपका बेड़ा गर्क है, टैक्सेशन कर रहे हैं, गरीब की चमड़ी उधेड़ रहे हैं। आप अडयाला जाते हैं, हर बार साथ होते हैं, बहनों के अलीमा खान भी वहाँ होती हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बजट पेश करने के हक में हैं अलीमा खान। देखिए, अलीमा खान जो है वो अडियाला जाती क्यों है? उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद अपने भाई से मुलाकात है। तो अगर 8 महीने से इमरान खान साहब को आप आइसोलेशन में रखें, बीमारी की हालत में वो जेल के अंदर हो, और आप फैमिली के किसी मेंबर को अलाउ ना करें, वकला को अलाउ ना करें, पॉलिटिकल जमात को आप अलाउ ना करें, तो एक बहन की हैसियत से क्या, अल्लाह ना करे आप पे जब मुश्किल वक्त आया, तो क्या उस वक्त सबसे ज्यादा फिक्रमंद आपके लिए कौन थी? आपकी बहनें थी। ठीक है, लेकिन तो एक भाई है ना। बजट पास करने पे वो एक मुत्तफिक हैं, देखिए, पेश करने पे। देखिए, बजट जो था, हमारी कोशिश थी कि बजट के मामले में इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हो। इमरान खान साहब के कम से कम हमें पता तो चले ना कि तो अलीमा खान साहबा को इतराज तो नहीं है बजट के पेश करने पे? देखिए, उन्होंने जो आज ट्वीट की है, आप ट्वीट पढ़ के देख लें, उसमें 2 खदशात का उन्होंने जिक्र किया। एक सरप्लस का, तो अभी तक जो बजट पेश हुआ है वो तकरीबन 40 अरब रुपए खसारे का है। नंबर 2 जो उन्होंने 175 अरब ट्रांसफर किए वो, और नंबर 3 कि जो AIP में जो पैसे सालाना 100 अरब रुपए का जो एग्रीमेंट हुआ था फेडरल गवर्नमेंट का, सरताज अजीज मेरे ख्याल में एग्रीमेंट उसको कहते हैं, उसमें 100 अरब रुपए सालाना देने थे, जो एक्स फाटा है, मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, तो वो पैसे नहीं दे रहे, वो तकरीबन 1300 अरब रुपया बन रहे हैं। मशरूत हमायत है उनकी, इसका मतलब है। देखिए, और आपने सब कुछ नहीं किया बजट में। नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि मोहसिन नकवी साहब की सुहेल अफरीदी से मुलाकातें हुई हैं, तो और उसके बाद खान साहब को अलशिफा आई ट्रस्ट पिंडी ले जाया गया, वहाँ कहा जाता है किसी से मुलाकात हुई है उनकी। किससे मुलाकात हुई? मुझे नहीं पता इन चीज़ों। सुहेल अफरीदी और मोहसिन नकवी की क्या बात? उस मुलाकात की भी मेरे साथ कुछ ज़्यादा तफसीलात नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया तो वो ये था कि बनू के हवाले से जो अमन अमान की इशूज़ है उनके ऊपर। बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब हमसे बात करें कर हमारे तमाम सवालात का जवाब दिया। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का। इसराइली हटदर्मी अमन के लिए ख़तरा। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, जो दिफाई तजियाकार हैं। उनसे पूछेंगे जो अमेरिका ईरान MOU साइन हुआ है, उसके बाद ये अमन के लिए इसराइल की हटदर्मी कितनी ख़तरनाक है, और हमारे ख़ित्ते में जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही हैं। अफ़गानिस्तान ने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, उसने दावा किया ड्रोन के ज़रिए, तो क्या इंडिया इसराइल अफ़गानिस्तान गठजोड़ इस खत्ते में अमन को ख़राब करेगा? ब्रिगेड साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पहले तो ये बताइएगा कि जो एक MOU तो साइन हो गया, लेकिन इसराइल की मुसलसल कोशिश थी कि ये माहिदा ना हो, अब माहिदा हो गया है। आप क्या समझते हैं कि इसराइल मिडल ईस्ट में अमन आने देगा, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, माइंड्स हैं जिनको आप फ्लैग करेंगे कि ख्याल रखना है? देखें, असल वजह यह है कि इज़राइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ये माहिदा हो, नंबर 1, या ये आगे चले, और नंबर 2 उसका प्लान था जो हमेशा से ख़राब हो गया, कि वो चाहता था कि ईरान को बिल्कुल मिलिटरीली ज़ीरो कर दे, ताकि जब भी उसका ग्रेटर इज़राइल का प्लान हो मिडल ईस्ट पे जाने के लिए, तो पीछे से कोई थ्रेट ना हो इज़राइल को, ईरान का थ्रेट ना हो, उसके प्रॉक्सी का थ्रेट ना हो, हिजबुल्लाह का, हमास का। इसलिए वो इससे खुश नहीं है, क्योंकि अभी भी इज़राइल ईरान की मिसाइल्स की कैपेसिटी बिल्कुल ऑन है, ड्रोन्स की कैपेसिटी है, रिजीम चेंज नहीं हो सकी है। बेसिकली तो इसराइल को शिकस्त हुई है और अमेरिका को भी बुरी तरह। तो क्या ये जो कहते हैं जख्मी सांप ज़्यादा खतरनाक होता है, यही तो इसराइल क्या कर सकता है? अगर करेगा तो फिर आपने हुर्मुज़ बंद होगी और इसराइल पे जवाबी हमला होगा, या अरब ममालिक पे हमला होगा? नहीं, मेरे ख्याल में अभी तो आज तो जो लेटेस्ट है वो तो यही है कि इजराइल के दरमियान में लबनान की जंगबंदी हो गई है। बेयकीनी बहुत है ना, बेयकीनी सारा कल भी बंद हुई है, आज लड़ाई होती रही, शाम को बंद हो गई, तो कल क्या पता क्या हो। लेकिन एक तो देखें, बेसिकली एक तो इनका जो है
ये जो था इनका माहिदा इस्लामाबाद अकॉर्ड जो MOU था वो तो साइन हो गया, चाहे वो डिजिटल हुआ है, साइन हो गया, इफेक्टिव हो गया, ब्लॉकेट ख़त्म हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कर लिया और एक्सटेंड जंगबंदी हो गई। पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि नंबर एक पाकिस्तान तो पूरी जोर लगा रहा है। पाकिस्तान की जितनी तारीफ़ की जाए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, फील्ड मार्शल की, उन्होंने जिस तरीके से इसको कई अप्स एंड डाउन फिर भी ये करवा दिया। अब यहाँ अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान, दैन कतर और उसके बाद सऊदी अरब जिन्होंने प्ले पार्ट किया है। अभी भी कतर ने ख़ास तौर पे अमेरिका को मजबूर करके फोर्स करके एक जंगबंदी कराई है। इसमें तुर्की, ये अमेरिका, इसने टोटल कतर ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन ये स्पॉइलर का रोल करेगा। अभी नेक्स्ट इशू ये होगा कि जो 25% सदरन लेबनान के एरिया पे कब्ज़ा कर लिया है, ईरान विल से कि जो वो भी वापस करें, दे हैव टू बी रिटर्न। ये चाहता है कि ये परमानेंट से कहता है मैंने कब्जा कर, मैं वापस नहीं जाऊँगा, इस पर प्रॉब्लम होगी। नंबर 2, मोस्ट लाइकली ईरान इसीलिए मेन माहदे पे स्विट्ज़रलैंड नहीं किया कि देवर अनहैप्पी कि जिस तरीके से अटैक ये स्पाइलिंग किया और ये वहाँ पर नहीं हुआ। बेसिकली ये रीज़न है। बाकी क्योंकि ये जुडिशल हो गया, इफेक्टिव हो गया, बट स्पॉइलर ये रहेगा। और इंडिया दोनों मिले में, इंडिया पाकिस्तान में प्रॉक्सी के थ्रू कर रहा है, अफगान तालिबान रजीम के थ्रू कर रहा है, और ये लेबनान में कर रहा है। अच्छा, इसमें ये जो आपने कहा इस्लामाबाद ने पूरा जोर लगाया इस माहदे के लिए और जंगबंदी के लिए, तो जो पूरा जोर इस्लामाबाद ने लगाया है, इसकी तकलीफ़ इसराइल को तो है। आप समझते हैं कि कोई इंडिया के साथ मिल के जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो KP में हो रहा है, इसको आगे बढ़ाएगा हमारे ख़िलाफ़ इसराइल और इंडिया? देखें, इंडिया को जो पाकिस्तान ने मार का हक में इतनी ज़िल्लत में शिकस्त दी है, वो उसको भूल नहीं रहा। पहले उसने अफगान तालिबान रजीम को, हमारी फितरत हिंदुस्तान फितरत ख्वारिश को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके उनकी कमर तोड़ दी। दैन वो अब कश्मीर, ये हमारे आज़ाद कश्मीर में चला गया, वहाँ भी इंशाल्लाह उसको मार पड़ेगी। लेकिन डेफिनेटली उसका इरादा, और इसराइल भी ये चाहता है कि बलूचिस्तान और ये कश्मीर में आप स्टार्ट कर दें प्रॉब्लम करने के लिए। ये दोनों का गठजोड़ है, दे आर ऑल टुगेदर, फंडिंग भी कर रहे हैं। इसराइल के ड्रोन ये ट्राई करता है, जो अफगान तालिबान रजीम है। पाकिस्तान ने 100 ड्रोन इनके बैकग्राउंड में एयर स्ट्राइक करके तबाह किया। अभी फिर एक खेप मेडिसिन की पहुंची है, लेकिन उसको कुछ और इंडिया से अफगानिस्तान, और उसके 2 दिन बाद ये ड्रोन हमला फिर हुआ है। तो आप समझते हैं कि इंडिया इसराइल को इंडिया अफगानिस्तान को ड्रोन फराहम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने पहले भी 100 ड्रोन्स, 50,000 इनकी राइफलें पूरी अमेरिकन साख्ती छोड़ के गए थे, सारी तबाह कर दी थी। पाकिस्तान इंश्योर किया हुआ, ये छोड़ के गए हैं। पाकिस्तान विल अगेन गो बैकग्राउंड में, जहाँ भी होगा हमने इनके सारे फ्यूल डंप, इनके टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद इनकी राइफल 40 से 50,000 जो अमेरिकन छोड़ के वो तबाह कर तो दिए। ये ऐसे चलता रहेगा? देखिए, ये चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान इज़ डूइंग द बेस्ट। अगर इतनी बड़ी इंडियन फ़ौज को, पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज, हम इनको नुकसान पर शख्स से फ़ौज दे सकते हैं, तो ये भी आ जाएंगी, क्योंकि इनकी कमर टूट गई है। अब ये अवॉइड करते हैं पाकिस्तानी फोर्सेस को। दे आर नॉट ट्राइंग कि ये खौफ और फैलाएँ, सिविल एरिया में जाएँ, ख़वातीन के पास जाएँ, अवामी इज्तिमा वहाँ जाएँ। हम ये फ़ौज से अवॉइड करते हैं। भी आपने ड्रोन आया, हमने इनको गिरा दिया। एक मुश्किल सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के जहनों पे बहरहाल वो सवाल है, वो ये है कि पाकिस्तान ने ईरान का बहुत साथ दिया, आउट ऑफ द वे जाके दिया, रिस्क लेके दिया, बातें सुनी, बहुत सारे ख़तरात का भी सामना किया, और ईरान के साथ माजी में बहुत हमारे आइडियल रिलेशनशिप नहीं रहे। तो अब ये जंग बंदी के बाद जब ईरान एक पावर के तौर पे इमर्ज करेगा, ऑयल उसके पास है, पैसा उसके पास है, तो क्या पाकिस्तान उम्मीद करे कि ईरान हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा, या जो कुछ लोगों के फेयर्स हैं कि ईरान कोई ना कोई शरारत पाकिस्तान के साथ करेगा, मुखलिस नहीं है, वहाँ के जो अंदर जो रेडिकल या हॉक्स जो वहाँ पे एलिमेंट्स हैं, वो आप क्या समझते हैं? देखें, इंडिया ने ईरान के कमर में छुरा घुमा, उनके मुसाद के साथ मिल के रॉ ने उनके साइंटिस्ट, उनके कमांडर्स को 50 के करीब मरवा दिए। जब से ईरान को पता चला है, उनके ताल्लुकात ख़त्म हो गए। अब मुझे जो पाकिस्तान ने ईरान के लिए किया है, ईरान की असम्बली में तशक्कुर पाकिस्तान की बात हुई, उनके ख़वातीन ने जलसे निकाले, झंडे पाकिस्तान के ईरान के उठाए हुए थे। अभी भी प्रेसिडेंट को इज़ कमिंग टू पाकिस्तान आ रहा है, उनके प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज़ कमिंग। पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ है कि अब 10 से 15 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान ईरान बिजनेस करेंगे।
आप ये देखें कि पाकिस्तान को कितना बेनिफिट होगा जो ही इकोनॉमिक ये जो उम्मीदें हैं ना, मेरा सवाल ये है कि क्या ईरान ये याद रखेगा कि जो हमने उसके साथ किया 100% और जो इंडिया ने उसके साथ किया, हाँ, कि ये ना हो कि अभी एक महीना पहले अब्बास अरागची इंडिया में थे और फिर उन्हें कहा कि चाबहार पे आप आएँ और इन्वेस्ट करें। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात, आप रेस्ट अश्योर ईरान विल नॉट ओनली लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान, उनसे वर्किंग रिलेशनशिप जरूर रखेंगे। हम वो तो रखेंगे, ठीक है, वी डोंट माइंड, लेकिन एज लॉन्ग एज पाकिस्तान और ईरान नाउ दे आर गोइंग टू बी वेरी थिक एंड थिंग, कभी वो फरामोश नहीं कर सकते। वो ईरान की टोटल ओरिएंटेशन चेंज हो गई है इसलिए कि पाकिस्तान ने जो ईरान और मिडिल ईस्ट को ठीक है आपस में लड़ने से बचा लिया, सेक्टरी क्लैश बता लिया। आखिर में सर ये बता दें कि एक एलिमेंट पाकिस्तान के अंदर है जो मसल की बुनियादों पर ईरान के साथ देता है। और जब ईरान पे हमला हुआ अमेरिका का, तो कराची में जो हंगामे हुए, गिलगित बल्तिस्तान में हुए, आज आप समझते हैं कि उन एलिमेंट्स को अब दोबारा इस तरह की बात तो कभी नहीं करेंगे, उनका ट्रस्ट बहाल रहेगा पाकिस्तान? ट्रस्ट तो बहाल इसलिए रहेगा कि अब ईरान के पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो गए तो वो तो ईरान की फेवर में बोल रहे थे ना जी। तो जब पाकिस्तान ईरान इकट्ठे हो जाते हैं दे आर वेरी हैप्पी। पाकिस्तान की उसकी फेवर में बोलना गलत नहीं, हालांकि काम पाकिस्तान की फौज ने वो किया है जो शायद कोई भाई भी ना कर कोई नहीं कर सकता। तो फिर इन लोगों को क्या मैसेज आप? देखिए मैसेज जाता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने जो ईरान के लिए किया, फील्ड मार्शल ने किया, नोबडी कुड इमेजिन। ही हैड पर्सनल रिलेशनशिप, अभी ईरान के साथ उनके ताल्लुकात हुए, अमेरिकन प्रेसिडेंट से हुए, खुद ईरान गए, फील्ड मार्शल ने जाके सेटल कर दिया। सो देयर इज नो फियर। अब वो शर्मिंदा होकर कोई माजरत तो करनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी यहाँ बोल रहे, फौज के खिलाफ भी जो बोल रहे थे, जो पाकिस्तान ने कर दिया और जो पाकिस्तान के हक में पूरी कौम को यकजा किया, मेरे ख्याल में आप कोई जनरली कोई ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, हमसे बात करने का वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। और वक्त से हमारे आज के एडिटोरियल का बहुत अहम लेकिन निगलेक्टेड सब्जेक्ट, पाकिस्तान में आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों की तनज़ली हुई है। 1504 यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ पाकिस्तान की 18 यूनिवर्सिटीज़ उसमें शामिल की गई। उसमें पहली जो टॉप की 350 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान की एक भी उसमें नहीं है। टॉप पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है अमेरिका का, MIT। दूसरे नंबर पे इंपीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, ये दोनों दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जैसे कायद आज़म यूनिवर्सिटीज़ हैं, नस्ट है, लम्स है और पंजाब यूनिवर्सिटी, ये अपने गुज़िश्ता साल की रैंकिंग से भी नीचे आ गई हैं। कायद आज़म यूनिवर्सिटी पिछले साल 354वें नंबर पे थी, इस साल 381वें नंबर पे। नस्ट 371 से 384 पे, पंजाब यूनिवर्सिटी 542 से 588 पे और पिछले साल 555 नंबर पर रहने वाली लम्स इस साल 608 पे आई है। वजह वही कि हम तालीम पे तवज्जो नहीं देते। 90% जितनी भी एलोकेशन है एजुकेशन के लिए वो सिर्फ तनख्वाहों में चली जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा जो रिक्वायरमेंट चीज़ें चाहिए होती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे वो मुयसर नहीं है। इस पे तवज्जो हुकूमत ही को करनी है, हम तो सिर्फ फ्लैग कर सकते हैं जो हमने कर दिया। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।